गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर कर रहे थे। इसमें हम मेथड्स ऑफ सिंथेसिस कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन के लिए। हम ऑक्सीडेशन अल्कोहल की कर चुके थे और उसी में हम फर्दर करेंगे कि एसिड क्लोराइड से आप किस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन को जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन है, इसमें आपने सुनी भी होगी, रोजनमंड रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसमें आपके पास कोई भी यहाँ पे एसिड क्लोराइड होता है, उसमें आप हाइड्रोजन गैस पास करते हो और पैलेडियम उसमें एज ए कैटलिस्ट होता है, BSO4 का बेस रहेगा और लास्ट में सल्फर डाल देते हैं क्विंचिंग के लिए, रिएक्शन को क्विंच करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास एल्डिहाइड जनरेट हो जाता है। तो ये आपकी रोजनमंड रिएक्शन है जिसमें आप पैलेडियम का एज अ बेस लेकर के BSO4 का पैलेडियम कैटलिस्ट यूज कर सकते हो और हाइड्रोजन गैस उसमें पर्स करोगे तो उस कंडीशन में आपकी ये रिएक्शन यहाँ तक हो जाएगी। उसके बाद रिएक्शन फर्दर ना हो, फर्दर रिडक्शन ना हो, अगर फर्दर रिडक्शन होगी तो अल्कोहल बन जाएगा, तो वो हमें स्टॉप करना है, तो इसलिए हम सल्फर डाल देते हैं जो रिएक्शन को क्विंच कर देता है वहीं पे। तो ये आपकी रोजनमंड रिएक्शन होती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, आप दूसरे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आप फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये। अब हम क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए आर की जगह यहाँ पे एच चाहिए। ये क्या हो गया, फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड आपका रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो उसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे। तो इसीलिए फॉर्माइल क्लोराइड जो आपका यहाँ पे सिस्टम है उसको आप ये रिएक्शन नहीं कर सकते, तो आप ये वाला प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। ठीक है, बाकी आप जो भी चाहे इसमें प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं आप बना सकते इसमें, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड स्टेबल नहीं है। ये हो गया आपकी रोजनमंड रिएक्शन। तो ये भी एक रिएक्शन है, इसको आप किसी भी तरीके से कोई भी एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं। आप आर की कोई भी अल्काइल ग्रुप, एरोमेटिक सिस्टम जो आपको चाहे उसके अकॉर्डिंगली आप एल्डिहाइड प्रोडक्ट अपना जनरेट कर सकते हैं। अब इसी में आता है आपके पास, यहाँ तो मैंने लिखा कि आपको हाइड्रोजनेशन करके आपने बनाया। अगर आप कोई दूसरा रिएजेंट इसमें यूज करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, जैसे कि आपके पास सपोज करो कोई 2 मोल इसके हैं और आपने कोई डाइअल्काइल कैडमियम वाला रिएजेंट यहाँ पे यूज किया है और इसमें आप ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट यूज कर सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये तो मेटल है, जैसे अल्काइल लिथियम होता था, ऐसे ही आपका डाइअल्काइल कैडमियम है। तो ये अल्काइल आयन जो नेगेटिव पोर्शन है वो इस पर अटैक करेगा और ऊपर जाएगा और Cl को बाहर निकालेगा। अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 2 मोल है आपके, तो आप उसमें लिख सकते हो कि आपके पास RCOR-। ये आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो कीटोन बनाने का मेथड हो गया हमारे पास ये, कि आपके पास जो सिस्टम प्रेजेंट है आप उससे कीटोन जनरेट कर सकते हैं। अगर इसको बैलेंस करें तो टोटल में आपका 2 ये मोलिक्यूल इसके बन गए हैं और CdCl2 मतलब कैडमियम क्लोराइड आपका बाहर निकल गया है। तो ये भी हमारे पास एक मेथड हो गया डाई अल्काइल कैडमियम यूज करके, कि आप इस तरीके से यहाँ कीटोन जनरेट कर सकते हैं। अब एक और है हमारे पास रिएजेंट, वो है आपका लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट। लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट आपके पास इस ईयर में जितनी भी रिएक्शंस है, सभी रिएक्शन आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को आगे केमिस्ट्री में अपना करियर परस्यू करना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसलिए आप जो भी इसमें करेंगे ध्यान से करेंगे, उसको एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना, और जो नहीं है तो आप ग्रुप में या कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो रिएजेंट है इसको हम गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी, आप उसमें देख सकते हैं प्रॉपरली, जहाँ सारा गिलमैन रिएजेंट के रिगार्डिंग ये सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, तो इसमें भी आपका वही सिस्टम रहता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कीटोन जनरेट हो जाता है। यहाँ भी आपका ये आर जो डैश है ये वाला पोर्शन इस पर अटैक करता है और रिमेनिंग पोर्शन को बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे
अपने अकॉर्डिंगली चॉइस का कोई भी कीटोन जनरेट करा सकते हो। ठीक है, रिमेनिंग प्रोडक्ट्स आपके लिख देता हूँ। ये ठीक है, तो इस तरीके से हम लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट को यूज करके भी यहाँ कीटोन जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन में आ गया है। ये मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ ये वही चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गए मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें अल्कोहल के देख लिए मैंने। अल्कोहल मैंने आपको बताया भी था कि अल्कोहल के अंदर जितने भी आप रिएजेंट नॉर्मली यूज करते हो, K2Cr27 यूज करते हो H2SO4 के साथ, वो सब एक्वस होते थे, उनको वो फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते थे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने PCC, PDC, सारेट रीजेंट, उसमें कोलिन्स रीजेंट, जोन्स रीजेंट, वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। और ये क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आता है कि हम ये वाले रीजेंट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नॉन एक्वस होते हैं, और नॉन एक्वस हैं तो जो एल्डिहाइड आगे जनरेट होता है उसको फर्दर हाइड्रेट बनाने के लिए वाटर नहीं मिलता, तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाती है एल्डिहाइड कीटोन तक, वरना रिएक्शन फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है और आपके पास एसिड बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आपकी होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, फिजिकल जब आप प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है, और स्मेल कैसा करता है। अगर कोई स्मेल आती है किसी कंपाउंड से, एल्डिहाइड कीटोन में स्मेल आती है, इसलिए हम स्मेल को भी डिस्कस करेंगे। तो इसके स्टार्टिंग के जो कुछ मेंबर्स है, लोअर मेंबर जिनको हम बोलते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड सबसे स्टार्टिंग का है, तो रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में होता है। फॉर्मल्डिहाइड एक गैस की तरह होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड आपका गैस है एट RT, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, वो आपका गैस गिवन है। और उसके बाद जितने भी आपके एलिफेटिक मेंबर्स आते हैं, मतलब फर्दर फ्रॉम दिस वन, यानी कि C2 से लेकर के C11 तक के, ये सभी आपके लिक्विड आते हैं। और कुछ हायर मेंबर हैं इसी के, जो हायर मेंबर मतलब मोर देन दिस वन, जो आपके कुछ सॉलिड्स भी हैं। ठीक है, जैसे वेनिलीन है, वो एक सॉलिड है यहाँ पे, जो आप RT उसको अगर लैब में देखते हो आप तो वो एक सॉलिड होता है। ठीक है, बेंजोफिनोन का भी एग्जांपल शायद इसमें गिवन होगा। हाँ, बेंजोफिनोन है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, वो सभी आपके सॉलिड होते हैं। तो ये तो होगी बात इनकी फिजिकल स्टेट की। ठीक है, आप बात करते हैं स्मेल की। तो स्मेल की अगर हम बात करें तो आपके जो एल्डिहाइड्स होते हैं, लोअर मेंबर, मतलब जिनमें कार्बन कम होता है, उनकी अनप्रेजेंट स्मेल है, मतलब अच्छी स्मेल नहीं है, पंजर सी स्मेल होती है। लेकिन उसके जो हायर मेंबर होते हैं उनकी फ्रूटी काइंड ऑफ स्मेल होती है, फ्रूटी जैसे फ्रूट्स में स्मेल आती है, इस टाइप की स्मेल होती है। और लिख देता हूँ मैं, जो लोअर मेंबर हैं आपके एल्डिहाइड के, उनकी अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है, पंजट काइंड ऑफ यू कैन कॉल इट। और जो उसके हायर मेंबर होते हैं जिनमें कार्बन मतलब चेन ज़्यादा होती है, उनमें आपकी फ्रूट जैसी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल। और जो आपके कीटोन्स होते हैं उनकी सभी की प्लीजेंट स्मेल होती है। तो ये आपके पास आ गया कि उनकी फिजिकल स्टेट और उनकी स्मेल का नेचर। तो एक प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट जब भी आप डिस्कस करते हो तो वहाँ पे हम इंट्रैक्शंस देखते हैं कि कौन कौन सी इंट्रैक्शंस वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो अगर हम ऐसे देखें, ये हमारे पास होता है यहाँ पार्सली पॉजिटिव और यहाँ पार्सली नेगेटिव। कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही होगा, उसमें भी आपका पार्सली पॉजिटिव और पार्सली नेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डाइपोल इंट्रैक्शन होगी। ऐसी कोई आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है,
तो यानी कि पोलर इंटरेक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। और आपको पता है जब भी आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहीं प्रेजेंट होती है तो वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका बॉइलिंग पॉइंट की बात रही एल्डिहाइड के केस में, जहाँ पे एक साइड H होता है। अगर यहाँ पे दोनों साइड आपके पास CH3 हो जो कीटोन में होते हैं, कीटोन में दोनों साइड कार्बन है आपके पास, कोई भी रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप जो भी आपके पास प्रेजेंट है उसकी वजह से इसका पोलर नेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर पोलर नेचर बढ़ेगा तो आपके पास डाइपोल या पोलर इंटरेक्शन भी बढ़ेंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास जो कीटोन्स होते हैं, जो जितने भी आपके कीटोन्स हैं, तो उनकी अगर कंपैरेटिवली आप करते हो तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो हमारे सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होती है उसमें आपका कीटोन्स का स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट रहता है, क्योंकि वहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका पोलैरिटी के बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में इसके ज़्यादा कुछ हम जनरली ट्रेंड नहीं बता सकते, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट का कोई रेगुलर ट्रेंड हो। ठीक है, तो इट डू नॉट हैव रेगुलर ट्रेंड विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। आप मोलिकुलर मास के बढ़ने के साथ साथ कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते कि आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, कहीं कम भी है कहीं ज़्यादा भी है, तो कोई रेगुलर सा ट्रेंड यहाँ पे नहीं है। अब आती है हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, इसमें आप एक रूल फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो पोलर है तो पोलर में डिजोल्व होगा, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में होगा। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास कोई भी एल्डिहाइड यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट है, या कीटोन कोई प्रेजेंट है, यहाँ पार्सली पॉजिटिव है या पार्सली नेगेटिव है, और सपोज करो कि वाटर का मॉलिक्यूल इसके इंट्रैक्शन में आता है, वाटर में हम सोल्यूबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो आपको पता है ये हाइड्रोजन एस्टिक हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, और दूसरी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये एक रीजन हो सकता है इसका सोल्यूबिलिटी का। तो जो इसके लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर जहाँ तक कार्बन चेन कम रहती है वो तो सोल्यूबल रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपका कार्बन चेन बढ़ेगी तो मतलब इसके अंदर हाइड्रोफोबिक या बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो बढ़ेगा, उसके बढ़ने से क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक जो क्लाउड है, जो चेन है वो बढ़ेगी, और आपकी सोल्यूबिलिटी, अब देखो हाइड्रोकार्बन कैसा पोर्शन है, नॉन पोलर, और वाटर कैसा पोर्शन है, पोलर। तो पोलर नॉन पोलर तो डिजोल्व नहीं होगा, जब तक उसके अंदर पोलैरिटी का रीजन था वो डिजोल्व हो रहा था। तो जो हायर मेंबर है एल्डिहाइड कीटोन के, वो इनसोल्यूबल है वाटर में। ठीक है, तो ये इसमें सोल्यूबिलिटी का आपके पास हो गया कि जो आपकी सोल्यूबिलिटी है वो किस तरीके से यहाँ पे बिहेव करती है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हो गई है कि आपका सोल्यूबिलिटी, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है। नेक्स्ट है आपके पास कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका जो केमिकल रिएक्शंस का नेचर कैसा रहता है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आप जब रिएक्शन कराते हो, रिएक्शंस कराने से पहले आपको ग्रुप की पोलैरिटी का पता होना चाहिए कि इसमें पॉजिटिव पोर्शन क्या है और नेगेटिव पोर्शन क्या है। तो सिंपल मैं आपका कार्बोनिल सिस्टम ले लेता हूँ। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव रहता है और इस पे आपका नेगेटिव रहता है।
तो आपको एक चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वो पोर्शन आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मतलब वो एंड आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। और जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है वो पोर्शन आपका एज ए न्यूक्लियोफिलिक पॉइंट एक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जो एंड है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो गया है। अब देखिए आप जब हम इसकी रिएक्शन कराने जाते हैं तो डिपेंड करता है हम किस मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे दो टाइप की आपकी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, एक एसिडिक मीडिया में, एक बेसिक मीडिया में। ठीक है, अगर आप रिएक्शन करा रहे हो इसकी एसिडिक मीडिया में, मैं फर्स्ट एसिडिक मीडिया ले लेता हूँ। पोलैरिटी हमने देख ली कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। सपोज करो हम एसिडिक मीडिया में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, अब देखिए ये कार्बोनिल सिस्टम है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव, पार्शियल है दोनों। अब आपने इसके अंदर एडिशन कर दिया H पॉजिटिव का। अब आप देखिए दोनों एंड में से H पॉजिटिव के पास कौन सा रिएक्ट करना चाहिए, हमेशा अपोजिट एंड रिएक्ट करते हैं। H पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इलेक्ट्रोफाइल है, और O नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन इस पर अटैक करेगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो आपके पास जनरेट हो जाएगा ये। ठीक है, अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, उससे पॉजिटिव आ गया है, जो कभी अपने ऊपर रखना नहीं चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे मूव करके यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब आप इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करो, हमने लिखा है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताएंगे, तो अब इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल अगर हम ऐड करते हैं, ये, तो आपके पास क्या जनरेट होगा, OH, और यहाँ पे क्या जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, तो अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, तो उसका पाथवे रहेगा ये, इस तरीके से आप वहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट करोगे। ठीक है, अगर अब देखो आपने इसमें एक चीज़ देखी कि जब एसिडिक मीडियम था तो नेगेटिव पोर्शन से O नेगेटिव से आपका रिएक्शन स्टार्ट हुई है, तो आपके पास ये पाथवे यहाँ फॉलो अप हुआ और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जनरेट हो गया। अब उसके बाद जो आपका ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट इन एसिडिक मीडियम। तो अगर एसिडिक मीडियम गिवन है तो हमारे पास आपको इस पाथवे से फॉलो करना है, इस तरीके से आप जाएंगे। लेकिन न्यूक्लियोफाइल आप बेसिक मीडियम में भी ऐड कर सकते हैं, तो अगर उसने मीडियम चेंज कर दिया तब भी रिएक्शन हो सकती है। बेसिक मीडिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए आपके पास जब कोई न्यूक्लियोफाइल आपको गिवन है अंडर एनी बेसिक कंडीशन, तो आप ये सिस्टम प्रेजेंट है आपके पास, सिंपल यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो आपने सिंपल अपने न्यूक्लियोफाइल को लेके आए, नेगेटिव है, अब नेगेटिव को किस एंड पे अटैक करना चाहिए, पॉजिटिव पे, तो आप लेके आए। यहाँ H पॉजिटिव नहीं है कि आप पहले ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन करा दोगे, वो एसिडिक मीडियम में होता है, तो यहाँ पे ये है, आपने ऐसे कराया और आपके पास स्पीशीज जनरेट हो जाएगी O नेगेटिव और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस तरह का आपके पास यहाँ सिस्टम जनरेट हो गया है। अब मान लो अगर इसके अंदर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल कोई होगा, ये वाटर है कोई, तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन क्या करेगा, इसमें से H पॉजिटिव लेगा और इसको रिमूव आउट कर देगा, तो मतलब OH नेगेटिव आपका बाहर निकल गया और आपके पास प्रोडक्ट बन गया OH और ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या हो गया आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, अब हमने मीडियम चेंज कर दिया। अब आप एक चीज़ देखिए, दोनों में प्रोडक्ट सेम है, चाहे आप न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन है उसको एसिडिक मीडियम में करा लीजिए या बेसिक मीडियम में, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मतलब पाथवे ऑफ रिएक्शन दोनों में डिफरेंट है। उसमें आपका रिएक्शन स्टार्ट होती थी ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होकर के, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो रही है न्यूक्लियोफाइल के डायरेक्ट
एडिशन के बाद। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के पोर्शन में, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। तो आपने इस पॉइंट को बड़े ध्यान से करना है। जब भी आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछा जाएगा, यू हैव टू फर्स्ट सी दैट विच मीडियम दे हैव गिवन। आपको मीडियम चेक करना पड़ेगा। एसिडिक है तो रिएक्शन का पाथवे कुछ और रहेगा, बेसिक है तो रिएक्शन का पाथवे कुछ और रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट दोनों में एक ही बनेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से ध्यान में यहाँ पे रखनी है। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, उसके नेक्स्ट में फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज को लेंगे।